टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के जूनियर आईएएस प्रोग्राम में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। स्वागत है भविष्य के आईएएस पीसीएस का, जो कि अभी क्लास 6 में अपने एनसीईआरटी के माध्यम से अपने आईएएस बनने के बीच बो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारा अध्याय 10वां और क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, हमारे अतीत जिसमें हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, उसका अंतिम अध्याय भी है। हमने इस यात्रा में एक एक डेढ़ घंटे के वीडियो बना करके आपको हर बिंदु को समझाया, आने वाले प्रश्नों को समझाया, उपयोगी जो शब्द होते हैं बच्चों उसको समझाया। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो हमको जरूर बताइएगा, हम आपको पुनः बार बार बताएंगे। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इमारतें, चित्र और किताबें। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा टॉपिक है और यहाँ से आपको क्लास 6 का भी प्रश्न बनता है और आईएएस पीसीएस के भी प्रश्न बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर एक प्रश्न के साथ स्टार्ट हो रहा है। मरुत्स्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहां तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। ऐतिहासिक उसकी यात्रा है, कुछ पीड़ा है, कुछ खुशी भी है। अब उसके बारे में कि कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ क्या था, अब उसके मन में ये प्रश्न उठे होंगे। इन प्रश्नों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। पहला ही बॉक्स में दे रखा है धातु विज्ञान। हमने बताया चैप्टर 3 से लेकर के 5 तक जो आरंभिक नगर थे उसमें कुछ धातुओं के भी, यानी जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, वहां से कांसे के उपकरण प्राप्त हुए थे। ये धातु विज्ञान की ही वो थी जानकारी जो हम उस वक्त आपको दे रहे थे। अब उसमें बृहद जानकारी हम चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर धातु विज्ञान दे रखा है। धातु विज्ञान किसे कहते हैं? प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। बच्चों, यही मैं बता रहा था कि हमने आरंभिक जो नगर पड़े थे उसमें हड़प्पा सभ्यता पड़ी थी और वहां के जो लोग थे वो क्या थे? कुशल शिल्पी थे। उन्होंने तांबे के धातु क्रम यानी धातु शोधन की उनको जानकारी थी। तांबे और टिन को मिलाकर के उन्होंने कांसा बनाया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया था। अर्थात उन्हें रसायन विज्ञान का दो धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाने का सारा ज्ञान था, अन्यथा ये कांसा नहीं बनता। हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी उनके बाद में लौह युग से संबंधित थे। यानी ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं है, उसकी बाद की सभ्यता में लोहा है। तो ये धातु विज्ञान का विकास था। धातु विज्ञान क्रमबद्ध रूप से विकसित हुई है। जैसे पिछले वाले हमने अध्याय पढ़ा कि लोहे की हमने किसमें प्रयोग किया, किसानों ने फाल बनाया, छेनी, हथौड़े, कुल्हाड़ी ये सब बनाए, दराती बनाई, संडासी बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लोहे की किस्मों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं हमारा जो प्यारा भारत है ये क्या करता है? लोहे का निर्माण करता है। कैसे? खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। इस धातु विज्ञान और उससे बनी हुई वस्तुओं, उनसे बनी हुई पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखते हैं लौह स्तंभ। ये बच्चों जो दिखाई दे रहा है ये लोहे का स्तंभ है और ये कहाँ है? दिल्ली में एक महरौली स्थान है और वहां पर है कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार। बच्चों जाओ तो देखना, और वहीं के परिसर में ये लौह स्तंभ खड़ा हुआ है। लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। यानी यह माना जाता है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो कि गुप्त वंश के थे उन्होंने करवाया था। इतनी शताब्दियों के बाद इसमें जंग नहीं लगा है। सोचो कितना अच्छा कुशल विज्ञान था हमारे यहाँ।
अब देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने कहां प्राप्त होते हैं? स्तूप और कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप क्या है बच्चों? यहां से बहुत प्रश्न बनता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, लंबे, कभी बड़े, कभी छोटे। उन सब में एक समानता है, सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, यानी जो बुद्ध और उनके अनुयायी हैं उनके शरीर के जो अवशेष हैं, जैसे दांत, हड्डी, एक मिनट, हड्डी, राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कीमती पत्थर या सिक्के रखे रहते थे। जो डिब्बी थी उसे हम धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक धातु, जो प्रारंभिक स्तूप हैं वो धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जैसे ये धातु मंजूसा रखी हुई है और इसके ऊपर क्या रख दिया हमने? ये स्तूप बना दिया। ठीक है, तो ये धातु मंजूसा होती थी और उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता था। तो ये कह रहे हैं कि मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया, यानी इसको ऐसे मान लो, इसके ऊपर क्या लगा दी? ईंट लगा दी, ये ईंट। ठीक है, और इनका आकार कैसा हो जाता था? गुंबद नुमा। ठीक है, गुंबद नुमा हो जाता था। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। अब जैसे ये है, अब यहां पर क्या हो गया? यहां चारों ओर इसके घूमने के लिए ये क्या बना दी? जगह बन गई। ठीक है, वृत्ताकार पथ बन गया। इसे हम क्या कहते थे बच्चों? प्रदक्षिणा पथ। जैसे आप मंदिर के चारों ओर घूमते हो ना, तो जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्राचीन काल में उसकी शुरुआत स्तूपों से हुई है। लोग स्तूपों के चारों ओर चक्कर लगाते थे। अब देखो, ये रास्ता हो गया। अब यहां क्या बना दी? यहां बना दी रेलिंग। क्या बना दी? रेलिंग। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। और रेलिंग को क्या कहते हैं भैया? उस वक्त इस रेलिंग को क्या कहते थे? वेदिका। क्या कहते थे? वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब इसको ऐसे समझिए, ये सांची का स्तूप है। ठीक है, और ये क्या है? देखो, ये जो है आपकी रेलिंग है, ये क्या है? रेलिंग है। और ये जो इसका जो द्वार है, आपने देखा होगा इस तरह से, ये क्या है? ये द्वार है, उसे हम कहते थे तोरण द्वार। क्या कहते थे? तोरण द्वार। द्वार को क्या कहते थे? तोरण। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। मानचित्र 7 में देखिए, अभी जो मैं दिखाई दे रहा हूं ये सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। उस जमाने का है जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के जोड़े गए। यानी स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया और रेलिंग जो थी उसके बाद के शासकों ने बनवाई थी। अब यहां पर देखो, अमरावती ढूंढिए, अभी मानचित्र में दिखाएंगे। यहां कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, यानी अमरावती भी क्या था? एक स्तूप था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह कौन सा होता था? जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। उस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह, गर्भगृह जहां पर देवताओं की मूर्ति रखी रहती थी। क्या है? गर्भगृह को क्या है? एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए
भीतरगांव का जो मंदिर है, ठीक है, उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक इसका निर्माण किया जाता था, जिसे हम क्या बोलते थे, शिखर। ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या है, शिखर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, शिखर है, ठीक है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ध्यान रखना, मंडप क्या है, मंडप एक संरचना है, सभागार है, ठीक है, जहां पर लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे। देखो ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो महाबलीपुरम और ऐहोल के हैं, ध्यान रखना। इसलिए वो कह रहा है कि मानचित्र शास्त्र में ऐहोल को आप तलाशिए। शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ दिखाए गए हैं। पाए देखो, ये जो दिखाई दिया गया है ये आपका भीतरगांव का मंदिर है। बाएं ऊपर देखो, उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है, 1500 साल पहले का, पकी ईंटें और पत्थरों का बनाया गया है। और ये जो दिखाई दे रहा है वो महाबलीपुरम का क्या है, एकास्म मंदिर है। एकास्म मंदिर है, एक ही शिला को काट करके बनाया गया है। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके बनाया गया है, इसीलिए इसे मोनोलिथ या एकास्म कहते हैं। बहुत है ध्यान, यहां पर गुप्त काल में मंदिर बने हैं, ठीक है। अब यहां कल्चर वाला पार्ट बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब जो एकास्म मंदिर बताया मैंने, ईंटों के बनाए मंदिरों में से बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते जाते थे, एक लेयर, ठीक है, जबकि चट्टाने तलाश करके बनाए जाते थे, तो एक ही चट्टान पर काट कर बनाना जो ज्यादा टफ हुआ करता था। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन समस्याओं को सामना करना होता होगा, ये बात समझ लीजिएगा। दाएं देखो, ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, लगभग 1400 साल पहले ये बनाया गया था। अब यहां पर क्या समझाया गया बच्चों कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप और मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। कितना प्यारा सुंदर तरीका यहां बताया गया है। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाते थे, क्योंकि मंदिर बनाने में बहुत पैसा लगता है और उस वक्त सबसे ज्यादा पैसा राजा महाराजाओं के पास ही होता था। पहला काम क्या था, अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना, शिलाखंड को खोदकर उनको निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करके तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। पत्थरों को काट छांट करके तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। ध्यान रखिएगा, बड़ा कितनी समस्याएं होती थी। पहले स्थान ढूंढिए, उसके पास ही आसपास पत्थर को ढूंढिए जो कि उसके लिए महत्वपूर्ण हो, मूर्ति बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, और काट छांट करके फिर उन्हें फिट करना बहुत दुर्लभ काम था, ठीक है। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत बनाया गया था। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। अब यहां पर आपको देखने की जरूरत है, ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र देखो, ये यहां देख पा रहे हो किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई थी। ये 2 मंजिला ये जैन मुनियों का है, ठीक है। और यहां देखिए ये कहां रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र दिए मतलब दिया हुआ है, उसका फोटो दे रखा हुआ है। अब इन शानदार ढांचों को निर्माण करने वाले शिल्पकारों को बारे में सोचिए, कितना खर्च इनको मिलता होगा, राजा रानी ही उनको दे पाते होंगे। इसके अतिरिक्त स्तूपों और मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत को काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसे हम तोरण कहते हैं, उसे बनाने के लिए दान दिया था। तो जो श्रेणियां थी वो क्या करती थी, यहां पर दान दिया करती थी। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों और रेलिंगों में लिखा हुआ है। इन दीवारों पर खुदे हैं, इसलिए तुम
जब तुम इन स्थानों पर देखने जाओगे तो वहां पर कितने लोगों ने उन्हें बनाने में पैसा खर्च किया है, उनके नाम मिल जाएंगे। अब देखो चित्रकला के बारे में बात करते हैं। कितनी प्यारी अद्भुत चित्र इसमें यहाँ पर दे रखा है, जो अजंता का चित्र दे रखा है। चित्र नंबर 7 में देखें अजंता को। ठीक है, यह वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। क्योंकि गुफाओं में अंदर अंधेरा होता था, इसलिए मसाल की जो रोशनी है वो में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनवाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार आज अज्ञात हैं। कैसे उनके नाम नहीं है, उन्होंने ऐसी सुंदर सुंदर चित्रकला बनाई है जो आज भी जीवंत हैं और बता रही हैं कि हमारे यहाँ चित्रकला का क्या स्तर था। बच्चों यहां देखो, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये अजंता का ही चित्र है, जो अवलोकितेश्वर का है। अब बात आई पुस्तकों की दुनिया। इसमें हम पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं शामिल हैं। 1800 साल पहले एक तमिल काव्य लिखा गया, तमिल महाकाव्य, और इसका नाम था सिलप्पदिकारम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब। ये जो महाकाव्य है बहुत बार पूछा गया है पेपर में, आपके भी पूछा जाएगा कक्षा 6 में, और ISPCS में भी ये पूछा जाएगा। इसकी रचना इलेंगो नामक के कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है। पुहार बंदरगाह था, जो मैंने पिछले अध्याय में समझाया है। वो अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके, वह एक नर्तकी है माधवी, उससे प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी जो थी वो पुहार छोड़कर, बाद में वह और जो कन्नगी है वो पुहार छोड़ करके कहां चले गए, मदुरै चले गए। मदुरै भी मैं पढ़ा चुका हूं। वहां पांड्या राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर को जला डाला, विनाश कर डाला। ये इसका विषय वस्तु है। इसको ये जो कहानी है, ये जो गाथा है, वो कहां पर है, ये सिलप्पदिकारम है, उसमें लिखी है। और ये किस भाषा का है, ये तमिल भाषा का महाकाव्य है। अब देखो एक और तमिल महाकाव्य है जिसमें मणिमेखलाई। इसको 1400 साल पहले सत्यनार के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1400 साल पहले किसने लिखा, सत्यनार ने लिखा था। इसमें कोवलन और माधवी की जो बेटी थी उसकी कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। कितनी दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। पांडुलिपियों के बारे में हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है। तो बच्चों इसीलिए मैंने कहा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ोगे तो सब कुछ समझते चले जाओगे। ठीक है, अन्य लेखक जैसे कालिदास, ठीक है, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा भी था, संस्कृत में लिखते थे। कालिदास की रचना संस्कृत में है और सत्यनारायण ने मणिमेखलाई किसमें लिखी है, तमिल में लिखी है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है, यानी गुप्त काल में पुराण लिखे गए। और पुराण किसमें लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे गए। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं। कालिदास के बारे में सुना होगा, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, नवरत्न में थे, और उन्होंने मेघदूत का एक श्लोक, मेघदूत लिखा है। या उनकी एक प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। या एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपने संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। ये है ना, ये यहां पर मेघदूत की जो रचना है उनकी प्रेम कहानी के बारे में है। तो ये मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहां देखिए
अधिकतर जो पुराण है वो संस्कृत श्लोक में लिखे गए, इनमें सब जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। ध्यान रखना, पुराणों का प्रयोग कौन कर रहे हैं? मंदिर के पुजारी कर रहे हैं, ताकि मंदिर में जो लोग आए और उसे सुने। दो संस्कृत महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चों ने इन कहानियों से परिचित भी होंगे, राम के बारे में और आपके पांडव के बारे में। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वे करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक एक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही आपकी जो भगवत गीता है, बच्चों ये पूछ सकता है कि भगवत गीता किसका पार्ट है, किसका भाग है, तो आप बता दोगे अब कहा महाभारत का पार्ट है, महाभारत का भाग है। रामायण की कथा बात करें तो ये कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें क्या दे दिया था? वनवास दे दिया था। आप जानते हैं भगवान राम और सीता की कहानी आपने सुनी होगी, उन्हीं के बारे में है। ये सीता का जो हरण लंका के राजा ने कर लिया था, सीता को वापस पाने के लिए राम को एक लड़ाई लड़नी पड़ी, इसका उल्लेख इस पुस्तक एक महाकाव्य में, रामायण में ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां से बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? तो यहां पर महर्षि वाल्मीकि का नाम उल्लेख आता है। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। अब देखिए, अब आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियां भी इस समय मिलती हैं, उनका जिक्र मिलता है। आम लोग जैसे जनभाषा में हम लोग जैसे है ना, राजा रानी और उनको छोड़ दिया जाए कभी कभी, और लेखों को छोड़ दिया जाए, तो गांव के किसान मजदूर श्रमिक ये क्या करते थे, महिलाएं क्या करती थी, उनके बारे में, कहानियों के बारे में आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताएं लिखते थे, गीतों की रचना करते थे। आपने किस्सा सुने होंगे, लोरी सुनी होंगी, है ना, किस्से कहानी जो आपके घर में सुनाते हैं, तो ये आम लोग की बातें होती हैं। गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं किनकी हैं? जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, और ये स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। ठीक है, इसमें एक बंदर राजा की कहानी दी गई है। बंदर राजा की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजा का क्या कर्तव्य होता है वो इसमें छुपा हुआ है। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ, वह हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। आम बड़े मीठे होते थे, स्वादिष्ट होते थे, ठीक है, जो सामान्यतः धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते हुए बनारस पहुंच गया। अब बनारस पहुंच गया, उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था, तो उसे वह आम मिला, उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ के ला सकते हैं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा और उसके दरबारियों ने क्या क्या खूब आम खाए, और बाद में राजा ने कहा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। तो राजा को यह बात बुरी लगी, उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। अब बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। देखिए, अपने प्रजा के हित के लिए राजा क्या कार्य करता है, कितने अपनी जान जोखिम में डाल करके वो अपने प्रजा के हित के बारे में सोचता है। ऐसे राजा के कर्तव्य की जानकारी ये कहानी हमको देती है, और इसका जो चित्रण है वो इसमें दिखाया गया है। मध्य भारत में भरत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। यहां पर जो दिखाई जा रही है वो वही है, राजा बैठे हुए हैं और बंदर का राजा है वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए ये कार्य कर रहा है। अब आई विज्ञान की पुस्तकें, पुस्तकों के अंतर्गत अब आई विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणित खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम लिखा।
इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की जो परिधि होती है मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कि जो आपके सर्किल है उसका जो पैरामीटर है, सर्कमफियरेंस है, उसे निकालने की विधि किसने खोजी है? आर्यभट्ट ने। दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने से होते हैं, इस बात की भी खोज किसने की है? आपके आर्यभट्ट ने की है, और अपनी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। उतनी ही देखिए, इस समय बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य ऐसे जो गृहतज्ञ और खगोल शास्त्री, खगोल वेत्ता भी थे जिन्होंने कई खोजें की थी। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर दो शून्य और आयुर्वेद के बारे में दिया गया है। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। यानी हमारे शून्य की जानकारी यहां से अरब के लोग ले गए और अरब के लोग के माध्यम से ये कहां गई? ये यूरोप में गई। ठीक है, आज ही पूरी दुनिया शून्य की वजह से भारत को एक विश्व गुरु के रूप में मानती है। यहां आयुर्वेद की बच्चों बात कर लेते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक जो प्रथम द्वितीय शताब्दी में हुए और सुश्रुत ये चौथी शताब्दी में हुए। चरक द्वारा रचित चरक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक, ये औषधि शास्त्र की पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन की विधियों का उल्लेख किया है। इन किताबों को आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा जब बड़े हो जाएंगे कि हमारा भारत किस तरह आगे था, लौह विज्ञान में, धातु विज्ञान में, चिकित्सा में, चित्रकला में, संगीत में कितना आगे था। इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। या इस चैप्टर में हमने आपको क्या पढ़ाया? इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया स्तूप, इसके बारे में आप आंसर लिखेंगे। मंदिर किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। मंदिर में गर्भगृह क्या है, इसको लिखेंगे। चित्रकला और उसके उदाहरण, महाकाव्य और उसके उदाहरण, उसके लेखकों का नाम, ये आप 25-25 शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, ये क्लास 6 की आपकी एनसीईआरटी पूरी तरह से अब समाप्त होती है। अब यहां से हमारी अभ्यास की श्रृंखला स्टार्ट होगी जिसमें हम आपके सारे अभ्यास प्रश्नों को हल कराएंगे और लिखना भी सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।